Hello students, today we are going to teach you class 12th chapter 2 and इसका पार्ट नंबर 4। ये चौथा वीडियो है इस चैप्टर का। चैप्टर नेम जो पुराना हमारा नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, जिसमें हम लोग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसवी तक का इतिहास पढ़ रहे हैं। बच्चों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो नया सीबीएसई ने जो सिलेबस भेजा है, कुछ चैप्टर्स को डिलीट किया गया है ये पैंडेमिक के कारण, कोरोना काल के कारण। तो जो चैप्टर डिलीट हुए हैं उनको तो डिलीट कर ही दिया है, लेकिन फर्स्ट बुक के ये चैप्टर्स के नाम में भी कुछ परिवर्तन किया गया है। तो नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नीचे अब जो चैप्टर का नाम है वो नाम रखा गया है इसका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल्स अ स्टोरी। तो मेन फोकस है हमारा कि उस समय की 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसवी के बीच में क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए, राजनीति और अर्थव्यवस्था का क्या इतिहास रहा, और इंस्क्रिप्शन से यानी अभिलेखों से हमें उस समय की क्या कहानी का पता चलता है। तो मैं सीता गुप्ता हिस्ट्री क्लासेस की तरफ से, सीता गुप्ता पीजीटी हिस्ट्री जेएनवी शाजापुर, आज आपको ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 पढ़ाऊंगी। और आप लोग तैयार रहें इसको पढ़ने के लिए, और अपनी एनसीईआरटी बुक को भी साथ में खोल करके पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा कोरिलेट करने में और समझ में आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। इससे पहले हमने गांव की बात करी है, वहां पर भूमिदान, जिसमें प्रभावती गुप्त के द्वारा किए गए भूमिदान का जिक्र किया था हमने, उपज बढ़ाने के तरीकों का जिक्र किया था, कैसे देहात बदलता चला गया, ये हमने पढ़ा था। अब हम उस समय के 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसवी के बीच में उस समय के नगर और व्यापार का क्या हुआ, यानी टाउन्स एंड ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। तो टाउन एंड ट्रेड्स में हम लोग देख रहे हैं सम इम्पोर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स। उस समय के जो महत्वपूर्ण टाउन्स हैं उनको मैप में हम देख पा रहे हैं। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है उज्जैन, इधर आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी भी थी, राजगीर, वैशाली, श्रावस्ती। अगर इधर आ जाएं आप नीचे पुहार, ऊपर इधर उत्तर प्रदेश में चले तो आप कन्नौज के नीचे मथुरा देख रहे हैं। इधर पश्चिम उत्तर भारत में चले तो आपको तक्षशिला और कुषाण राजाओं का राज्य दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जिनकी स्टडी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उस समय की जो सिटीज हैं, जो न्यू सिटीज हैं, वो कैसी थीं, कौन सी थीं और उनका इंपॉर्टेंस क्यों था। तो 6th सेंचुरी बीसी में भारतीय जो कॉन्टिनेंट है, इंडियन कॉन्टिनेंट, उसमें जिन नगरों का विकास हुआ उसमें अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थे, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और अपनी एनसीईआरटी की बुक में आप पेज नंबर 43 पर देखेंगे तो आपको वो इम्पोर्टेंट किंगडम्स दिखाई देंगी और उनकी राजधानी, जो उनकी कैपिटल्स थी, वो भी आपको दिखाई देंगी। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। अधिकतर नगर जो थे, शहर जो बसे थे, वो संचार मार्ग के किनारे बसे थे, यानी आवागमन के मार्गों पर थे। जैसे आवागमन के मुख्य रूप से 3 मार्ग थे उस समय। एक नदी मार्ग, यानी नदियों के माध्यम से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। दूसरा भूतल मार्ग, जिसको हम स्थल मार्ग भी कह सकते हैं। और तीसरा था समुद्री मार्ग। तो नदी मार्ग पर बसा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिसे आप लोग पटना के नाम से भी जानते हैं। और एनसीईआरटी में आपको पेज नंबर 42 पर द हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्रा भी देखने को मिलेगी। ये 5th सेंचुरी में पाटलिपुत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बन गई 5th सेंचुरी में। और आपको पता है कि मगध के राजाओं ने राजगृह से बदल करके अपनी राजधानी पाटलिपुत्र कर ली। आप लोगों को आजकल पता है इसका नाम पटना है, पाटलिपुत्र का नाम बदल करके पटना हो गया है, जो आज हमारे बिहार राज्य की राजधानी है। नदी आप लोग जानते होंगे कि पाटलिपुत्र जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ। दूसरा शहर है उज्जैनी, मध्य प्रदेश में
उज्जैन आप जानते हैं महाकाल के लिए भी जाना जाता है, तो ये भूतल मार्ग पर व्यापार के जो स्थल मार्ग का रास्ता था उस पर स्थित था, तो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी उस समय की। तीसरा आप समुद्र तट पर देख रहे हैं पुहार, जो बंदरगाह था उस समय का, व्यापार होता था यहाँ से। और चौथा शहर देख रहे हैं मथुरा। ये मथुरा उत्तर प्रदेश में कृष्ण भगवान की जन्मस्थली के रूप में हम लोग जानते हैं इसे। ये उस समय व्यवसाय का, संस्कृति का और राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। यानी मथुरा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था उस समय। हालांकि आज मथुरा उतनी बड़ा शहर नहीं है, दिल्ली और आगरा के बीच में ये स्थित है, आज उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में मथुरा एक बहुत महत्वपूर्ण शहर था। एक बार हम फिर मैप में इन अपने चारों शहरों को देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं बिहार में पाटलिपुत्र। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में मैप में फिल करने को आएगा तो आप कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये मथुरा दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल भारत के मध्य में थोड़ा सा ऊपर कह लें। फिर आप उज्जैनी देख रहे हैं जो स्थल मार्ग पर है उस समय, और नीचे आप तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित पोहार देख रहे हैं। तो ये चारों सिटीज जो टाउन्स हैं, ये आपको मैप में दर्शाने के लिए भी आ सकते हैं, तो इनकी लोकेशन भी हमें सही सही पता होनी चाहिए। अब हम समझते हैं कि जो उस समय इतिहास है, उस इतिहास के जो नगरों से हमें कुछ पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल कुछ चीजें मिली हैं, जिनको देखकर इतिहासकारों ने इतिहास को, शहरों के इतिहास को समझने की कोशिश की है। जिसमें मुख्य रूप से चमकदार कलई, मतलब एक प्रकार का पदार्थ बर्तनों के ऊपर चढ़ा होता है, चमकदार कलई चढ़े कटोरे मिले हैं, थालियां मिली हैं। इनको उत्तरी कृष्ण मार्जित, उत्तरी कृष्ण परिमार्जित, सॉरी मार्जित पात्र, पात्र माने बर्तन कहा जाता है इनको, जो हमें उस समय की जानकारी देते हैं। गहने मिले हैं जो सोने, चांदी, तांबा, कांसा, हाथी दांत, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है बच्चों, हाथी दांत और शीशे के बने हुए हैं। कई टूल्स और वेपन्स मिले हैं, कई प्रकार के और बर्तन मिले हैं। इसके अलावा सीप और पकी हुई मिट्टी के सामान भी मिले हैं, जो हमें उस समय के नगरों के इतिहास की जानकारी देते हैं कि नगरों की स्थिति कैसी रही होगी। तो ये नगरों के विषय में जानने के कुछ साधन हैं। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं जो हमारे पिछले बार सीबीएसई ने जो प्रैक्टिस पेपर दिया था उसमें दानात्मक अभिलेख के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। इंग्लिश में कहते हैं इसको वोटिव इंस्क्रिप्शंस, हिंदी में दानात्मक अभिलेख। जैसा कि नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा है, दान यानी किसी धनी व्यक्ति के द्वारा या जिसके पास इतने रिसोर्सेज हैं, वो किसी को कुछ धन या कोई चीज दान में दे दे। तो ये दानात्मक अभिलेख जो है हमें सेकंड सेंचुरी के मिले हैं, द्वितीय शताब्दी, सॉरी ईसा पूर्व के, यानी ईसा मसीह के जन्म से कितने साल पहले, 200 साल पहले के मिले हैं। इन अभिलेखों के ऊपर, इन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर जो दान देने वाला व्यक्ति है उसका नाम लिखा हुआ है और उसके व्यवसाय का उल्लेख भी है, यानी ऑक्यूपेशन, उसकी लाइवलीहुड क्या है ये भी बताई गई है। कभी कभी व्यापारियों के संघ का भी इस पर उल्लेख मिलता है, यानी श्रेणियां हुआ करती थी व्यापारियों की, श्रेणी संघ कहलाते थे, उनकी जानकारी भी हमें इससे मिलती है। उत्पादकों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। नीचे आप देख रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी की किताब में पेज नंबर 42 पर दिया गया है कि इस चित्र में इस एक प्रतिमा दी गई है पत्थर की, मथुरा से मिली है ये मूर्ति। इस पर प्राकृत भाषा में एक अभिलेख लिखा है, और यहाँ पे इस जगह पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्राकृत भाषा में एक अभिलेख लिखा है, और इसमें एक स्वर्णकार यानी सुनार जो होते हैं, धर्मक की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था, यानी उसने कोई दान दिया होगा स्वर्णकार ने, जिसका उल्लेख इस अभिलेख पर किया गया है। अब ये दानात्मक अभिलेखों में जो दान की बात कही गई है, तो ये धार्मिक संस्थाओं को दान देने का विवरण है कि उस समय की जो
रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते थे उनको दान दिया जाता था। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि दूसरी शताब्दी के आते आते बहुत सारे दानात्मक अभिलेख खुदाई में हमें या जगह जगह पर प्राप्त हुए हैं, जिनसे तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इन अभिलेख में मैंने पहले भी बताया, दान देने वाले का नाम, उसका व्यवसाय, जैसे क्या व्यवसाय कि नगरों में कौन लोग रहते होंगे, धोबी, बुनकर, बढ़ई, लिपिक, लिपिक माने लिखने वाले, क्लर्क, कुम्हार, स्वर्णकार यानी सुनार, अधिकारी, धर्मगुरु, व्यापारी और राजा। इस प्रकार के व्यवसायों की जानकारी हमें इन दानात्मक अभिलेखों से मिलती है। तो हमें पता चल गया कि शहरों में कौन से व्यवसाय करने वाले लोग रहते थे। किसान का जिक्र नहीं है, क्योंकि किसान लोग अधिकतर गांव में रहते हैं। इसमें श्रेणी का उल्लेख हुआ है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो आपके बुक में चित्र दिया गया है 42 पर, उसमें एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागपिया का वर्णन है, जो धार्मिक स्थल में मिला है। और श्रेणी का भी उल्लेख है। श्रेणी का मतलब है व्यापारियों का संघ, यानी जो डिफरेंट टाइप के व्यापारी होते हैं वो मिलकर के अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं। व्यापारी लोग कच्चे माल को खरीदते थे, सामान बना करके बाजार में बेचते थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि श्रेणी क्या थी, व्यापारियों का संगठन कैसा था, और वो पूरे व्यापार वाणिज्य को कैसे संगठित करते थे या कैसे कंट्रोल करते थे, इसकी जानकारी हमें इससे मिलती है। अब हम समझेंगे कि उस समय की अर्बन पॉपुलेशन कैसी थी, शहरी आबादी कैसी थी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि शहरी आबादी में डिफरेंट टाइप के लोग थे, जिनकी डिफरेंट लाइवलीहुड थी, यानी अलग अलग तरह के लोगों के व्यवसाय थे। कारीगरों और व्यापारियों ने, मैंने अभी बताया था आपको, गिल्ड के रूप में अपने आप को संगठित कर लिया था, जिसको श्रेणी कहा जाता था। ये गिल्ड का जिक्र आपने यूरोप में 10th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वहां भी गिल्ड बताया गया है, जो वहां के शिल्पकार और व्यापारियों का संगठन है। तो गिल्ड कच्चे माल को कहाँ से प्राप्त होगा, लेन देन कैसे होगा, कहाँ बनेगा, कहाँ बेचा जाएगा, उत्पादन कैसे होगा, पूरे व्यापार के ऊपर एक तरह से नियंत्रण रखने का, उसके नियम कानून बनाने का वो काम करती थी। अब हम समझते हैं कि उपमहाद्वीप और उसके बाहर व्यापार कैसे होता था, यानी व्यापारियों का एक संगठन हमने अभी पढ़ा, श्रेणी। तो ये श्रेणी था, तो यानी दूर दूर से व्यापार भी होता होगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप का व्यापार दूर दूर के देशों से होता था, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। उत्तरी अफ्रीका, यानी केवल एशिया कॉन्टिनेंट से ही नहीं, उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों से, पश्चिम एशिया के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, और चीन। ये विभिन्न, अगर हम भारत का नक्शा देखें, यहाँ पर हमारा ये भारत है, ये दिख रहा है आपको, ये अरेबियन सी है। तो भारत से अगर इधर ये चले तो ये तो अफ्रीका हो गया, यानी ये अफ्रीका के साथ व्यापार कर रहे हैं। इधर आ जाएं तो ये दिख रहा है आपको पश्चिम एशिया के साथ। इधर की तरफ चलेंगे हम लोग, इधर चले जाएंगे, इधर जहां मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह हैं, तो वहां के साथ भी हमारा व्यापार होता था। और ऊपर जो हमारा ये पड़ोसी देश दिख रहा है, यहाँ पर चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। इस बात की हमें जानकारी उस समय के अभिलेखों और अन्य स्रोतों से मिलती है। अब देखिए, अब हम समझेंगे कि जब व्यापार होता था तो लेन देन होता होगा सामान का। तो पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि सामान का जो लेन देन था, वो वस्तु के बदले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, बार्टर सिस्टम चलता था। कि हमने गेहूं दे दिए, गाय ले ली, हमने नमक दे दिया, कोई दूसरा सामान खरीद लिया। तो यहाँ अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके जब व्यापार बढ़ने लगा दूर दूर से, तो सिक्कों की शुरुआत हुई, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज हुआ। तो सिक्कों की शुरुआत से फायदा क्या हुआ कि इससे लेन देन आसान हो गया, एक्सचेंज करना आसान हो गया, सुविधा हो गई, सामान ले जाना, मतलब गाय लाद करके ले जा रहे हैं तो गेहूं लाएंगे, तो गेहूं ले गए हैं तो अब तो कोई दूसरा सामान लाएंगे। तो ऐसे सामान के बदले सामान लेने में असुविधा होती थी, लेकिन कॉइन्स के आने से व्यापार में सुगमता आ गई। अब सिक्के किसने जारी किए, यानी किसने इंट्रोड्यूस किए, कौन इनको वो करवाता था, इशू कौन कराता था? तो ये उस समय के किंग्स, मर्चेंट्स,
बैंकर्स एंड टाउन पीपल, जो धनी लोग थे, उनको भी सिक्के ढालने का अधिकार था। नीचे आप सिक्के देख रहे हैं कुछ, कि शासकों के नाम, एक क्वेश्चन बेटा ये बोर्ड में 1 नंबर में पूछा जाता है, तो इस पर थोड़ा आप लोगों को गौर करना होगा कि शासकों के नाम और उनके चित्र यानी उनका फोटो बना हुआ है, ऐसे सिक्के सबसे पहली बार भारत में किसने, कुछ ये जो ग्रीक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये यूनानी शासकों के द्वारा, हिंद यूनानी शासकों के द्वारा जारी किए गए यानी शुरू किए गए, हिंद यूनानी शासकों के द्वारा। दूसरी बात है कि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले हैं कुषाण शासक। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है बेटा, कुशानाज ने सबसे पहले 1st सेंचुरी सीई में सोने के सिक्कों को भारत में इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले हमारे यहाँ सोने के सिक्के नहीं चलते थे। अब समझते हैं सिक्के और राजा, जो एक एक नंबर के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उनको हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। और अपनी एनसीईआरटी की किताब में 45 पेज पर आप उन सिक्कों के चित्रों को देख करके भी इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंचमार्क सिक्के, जिनको आहत सिक्के कहा जाता है। इनके ऊपर 5 प्रतीक, जैसे आहत का मतलब होता है एकदम उस पे कोई प्रहार करना, ऐसे करके उसके ऊपर वो बना दिए जाते थे 5 कोई मार्क, यानी कुछ मार्क बना देना उसके ऊपर। तो इनको ये बने किसके थे, तो सबसे पहले जो सिक्कों का प्रचलन हुआ, उन सिक्कों में सबसे पहले इंडिया में आहत सिक्के बनने शुरू हुए। अगर सवाल आता है कि सबसे पहले किस प्रकार के सिक्के इंडिया में ढाले गए, तो आहत सिक्के। ये किससे बनते थे, चांदी और तांबे से बनते थे। कब बने ये, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बनाए गए। अब इससे क्या पता चलता है कि जहां जहां ये आहत सिक्के मिले हैं हमें, हमारे इतिहासकारों को, उससे पता चलता है कि उन क्षेत्रों में वाणिज्य और व्यापार होता होगा, वाणिज्यिक क्षेत्रों का पता चलता है। इन्हें उस समय के राजाओं ने, धनपतियों ने, व्यापारियों ने और नागरिकों के द्वारा इनको जारी किया जाता था। तो ये अपने समझा आहत सिक्कों के बारे में। अब समझिए दूसरा, कि सबसे पहले सिक्कों के ऊपर प्रतिमा बनी हुई और उनका नाम लिखा हुआ ऐसे सिक्के इंडिया में सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों के द्वारा 2य शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किए गए। सबसे पहले सोने के सिक्के की बात आती है तो कुषाण शासकों ने जारी किए हैं 1st सेंचुरी बीसी में। ये एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला एक और क्वेश्चन है योधेय सिक्के। योधेय सिक्के 1st शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किए गए और ये पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों से मिले हैं और इन्हें तांबे से बनाया जाता था। इसके बाद है कि अगर सिक्कों की हम क्वालिटी की बात करें, तो सोने के सबसे भव्य यानी शानदार सिक्के और जिनमें बहुत ज्यादा शुद्धता है, यानी बहुत ही अच्छी रिफाइंड क्वालिटी के जो सिक्के हैं, वो हमें मिलते हैं गुप्ताज के। यानी सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाई गुप्ताज रूलर। और ऐसा माना जाता है कि प्योरिटी के हिसाब से देखें तो गुप्त काल में जारी किए सिक्कों में प्योरिटी बहुत है, सिक्के काफी अच्छे ढंग से बनाए गए हैं। तो ये पता चलता है कि गुप्त वंश का शासन काल में जो इकोनॉमी थी, जो राजा थे, वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे होंगे। तो ये हमने समझा सिक्के और राजाओं के बारे में। अब समझते हैं कि व्यापार की बात चल रही थी, तो दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो बहुत सारे रोमन सिक्के मिले हैं। ये रोमन सिक्के, यानी रोम तो बहुत दूर है इटली में, कहां से यहाँ पर आ गए, तो इस ओर ये इशारा करते, हमारा ध्यान दिलाते हैं कि रोम का दक्षिण भारत के साथ व्यापार होता होगा। आपने 6 क्लास की हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि रोम के साथ जो व्यापार होता था, वहां काली मिर्च की बहुत डिमांड थी और इस काली मिर्च को काला सोना कहा गया है, क्योंकि इसके बदले में हमें रोम से बहुत अधिक सोना चांदी मिलता था। तो जो रोम के सिक्के दक्षिण भारत में मिले हैं, उससे पता चला कि हमारे व्यापारिक संबंध रोम के साथ थे और कई वस्तुओं का हम व्यापार उनके साथ करते थे, मसालों का, कपड़ों का और काली मिर्च का। अब गुप्त वंश के अभी हमने पढ़ा ही था, सोने के सिक्के मिले हैं जिनमें शुद्धता उल्लेखनीय है।
इन सिक्कों ने लंबी दूरी के लेन देन को सुविधाजनक बना दिया था। आगे चलते हैं। अब व्यापार में हमने दो मार्गों की बात करी थी कि एक जल मार्ग था जिसमें नदियों के द्वारा और समुद्र मार्गों के द्वारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था, जो काफी सुगम था और सस्ता था। दूसरा था भूमार्ग, यानी सड़कों के द्वारा भी, स्थल मार्ग से भी सामान को आवाजाही होती थी। अब क्वेश्चन आता है कि उस समय के दो सफल व्यापारियों के नाम, व्यापारी मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, एक व्यापारियों का कहना चाहिए वर्ग है। तो ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है उस समय, मसत्थुवन, सत्थवाह और सेठी। ये मसत्थुवन जो है ये तमिलनाडु में ये जो धनी व्यापारियों का एक वर्ग था। प्राकृत में सत्तवा कहा गया, प्राकृत में एक वर्ड आया है सत्तवा, और एक नाम आया है सेठी, जो उस समय के बहुत सफल व्यापारी और बड़े धनी लोग माने जाते थे। जैसे आज के समय में भी ऐसे व्यापारियों के वर्ग हैं जिनको हम लाला कह देते हैं या बनिया कह देते हैं, या सिंधी घराने हैं जो काफी व्यापार में, मारवाड़ी लोग हैं जो व्यापार में काफी आगे हैं। अब रोमन साम्राज्य से जो हमारा व्यापार होता था, जो सिक्कों से हमें पता चला है, तो मैंने अभी चीजें बताई थी आपको, काली मिर्च, मसाले, कपड़े, जड़ी बूटियां, ये मुख्य थी। और इसका जिक्र हमें केवल सिक्कों से ही नहीं, बल्कि उस समय के एक समुद्री यात्री हैं, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन फर्स्ट सेंचुरी में, जिससे भी ये पता चलता है कि दक्षिण भारत के साथ रोम का व्यापार होता था। तो रोमन सिक्कों के दक्षिण भारत में मिलने से और उस यात्री के यात्रा वृतांत से हमें जानकारी मिली कि रोम के साथ भारत के घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। अब हम समझेंगे, जैसा कि हमने बताया था कि चैप्टर का नाम चेंज हो गया है, अभिलेख हमें उस समय की क्या कहानी कहते हैं उसके बारे में। तो हमें समझना है कि शिलालेखों को कैसे समझ लिया गया। हाउ वर ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस डेसिफर्ड, कैसे हम इनको पढ़ पाए। आपने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा है इंडस वैली में कि हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को तो आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन इस काल में लिखे गए शिलालेखों को हम पढ़ पाने में सफल हुए हैं। तो जैसा कि आप फोटो देख रहे हैं जेम्स प्रिंसिप का, ये जेम्स प्रिंसिप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल के एक बड़े अधिकारी थे, जिनको काफी रुचि थी इस तरह के कार्यों में, शिलालेख इत्यादि को पढ़ने में। इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ पाने में सफलता प्राप्त कर ली। कहते हैं 10-12 साल का समय लगा और इन्होंने इस दोनों लिपियों को, जिसमें खास करके अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं, उनको पढ़ पाने में सफलता प्राप्त कर ली। जेम्स प्रिंसिप ने 1838 में अशोक के ब्राह्मी को समझने में सक्षम हो गए। तो ये डेट याद रखनी है कि 1838 में उनको ये सफलता मिली है। अब हम देखेंगे कि खरोष्ठी शिलालेखों को कैसे समझा गया। ये ब्राह्मी वाली बात थी। इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्कों में ग्रीक और खरोष्ठी स्क्रिप्ट लिखी गई है, जो इंडो ग्रीक राजा हैं। तो यूरोपियन विद्वानों ने क्या किया कि दोनों स्क्रिप्ट के अक्षरों की तुलना की आपस में, उनका कंपैरिजन किया, अन्य भाषाओं के साथ मिलाया उनको, और काफी कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने ये देखा, जैसे उदाहरण के लिए ए है, तो ए के लिए कौन से प्रतीकों का प्रयोग कौन सी भाषा में किया गया है, फिर उनको पढ़ पाने की कोशिश की। अपोलोडोटस जैसे नाम लिखने के लिए दोनों स्क्रिप्ट में एक से ही कुछ शब्दों का प्रयोग किया। तो ऐसी कड़ी मेहनत के बाद वो लोग खरोष्ठी लिपि के शिलालेखों को पढ़ पाने में सफल हुए। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो खरोष्ठी लिपि है उसके अभिलेख भारत के पश्चिमोत्तर भाग में मिले हैं। पश्चिमोत्तर में यानी पाकिस्तान और उससे ऊपर सिंध का इलाका जो है, अफगानिस्तान का इलाका है। इस क्षेत्र में हिंद यूनानी शासकों का शासन था उस समय। इन शासकों ने सिक्कों में अपने नाम यूनानी और खरोष्ठी लिपि में लिखवाए थे। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। अभी मैंने बताया था कि कैसे कंपैरिजन करके इनका अर्थ ढूंढने की कोशिश की गई। तो आफ्टर ऑल हमारे जो कहना चाहिए अभिलेखा शास्त्री हैं, जो अभिलेखों को पढ़ पाने में सफल हुए, ये कड़ी मेहनत के बाद उनको ये सफलता मिली है। जेम्स प्रिंसिप के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये चित्र आपकी शायद किताब में भी है।
कि ब्राह्मी लिपि देवनागरी लिपि का पुराना रूप है। ऐसा पाया जेम्स प्रिंसिप ने कि हमारी जो देवनागरी, हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, जेम्स प्रिंसिप ने सामग्री, शैली, भाषा और पैलोग्राफी के संदर्भ में शिलालेखों का आपस में मिलान किया और फिर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि फलाने शब्द का क्या अर्थ है। ऐसे कुछ शब्द आपकी किताब में 46 पेज पर भी देवनागरी से तुलना करके दिखाए गए। मैं यहाँ नहीं दिखा पा रही हूँ, तो आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 46 पर उसको देख सकते हैं। अब क्वेश्चन एक आता है कि अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य हमें क्या मिले। तो अगर हम अशोक की बात करें तो हमें इससे अशोक की उपाधियों का पता चलता है, उसने क्या टाइटल्स लिए। तो एक नाम आता है देवानाम पिय और एक आता है पियदस्सी। देवानाम पिय मतलब देवताओं का प्रिय, और पियदस्सी मतलब देखने में सुंदर, यानी मनोहर मुखाकृति वाला राजा। ऐसा अशोक ने अपने अभिलेखों में लिखवाया है, जिसको पढ़ने में प्रिंसिप को सफलता मिली। अब लास्ट क्वेश्चन एक समझते हैं, ये 8 मार्क्स का एग्जाम में आता है कि अभिलेख साक्ष्य की क्या क्या सीमाएं हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, मुश्किलें क्या हैं। अभिलेख ठीक है, इतिहास जानने का एक अच्छा साधन है, ये हमें तत्कालीन समय की एक कहानी बताता है पूरी, लेकिन अभिलेखों को समझने में भी इतिहासकारों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशंस हैं। तो पहली लिमिटेशन है कि अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, यानी चाहे किसी भी कठोर सतह पर लिखा गया, वो हल्के हल्के अक्षर रह गए हैं तो पढ़ने में ज्यादा समझ में नहीं आते। अभिलेखों का नष्ट हो जाना समय के साथ, इन हजारों सालों में वो ऐसे ही पड़े रहे अभिलेख, तो बहुत सारे तो नष्ट भी हो गए, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है अभिलेखों पर अक्सर अभिलेखों का अक्सर लुप्त होना, कुछ अभिलेख सुरक्षित नहीं बचे हैं, यानी कुछ अभिलेख तो ऐसे हैं जो कोरिलेटेड थे आपस में एक दूसरे से, वो समय के साथ टूट फूट के समाप्त हो गए, वो आज इतिहासकारों की स्टडी के लिए बचे ही नहीं है। नेक्स्ट है अभिलेखों के शब्दों का वास्तविक अर्थ को पूरी जानकारी न होना, कि अभिलेख में जो लिखा गया है, आज हम जो उसका मीनिंग निकाल रहे हैं, वास्तव में उस समय भी उस वाक्य का यही मीनिंग था, उस शब्द का यही मीनिंग था, ये हम एग्जैक्टली आज नहीं कह सकते। हो सकता है अशोक ने अपने अभिलेख में जो बात लिखवाई वो कुछ और बात बताना चाहता है, लेकिन हम आज की परिस्थितियों के अनुसार उसका अर्थ निकालते हैं। अभिलेखों में रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानकारी नहीं है, आम आदमी की लाइफ का कोई ज्यादा जानकारी उसके ऊपर नहीं है। जो अभिलेख लिखवाने वाला व्यक्ति है, उसी के विचारों को महत्व दिया जाता है, वो जो चाहता है वही उन पर लिखा गया है। उस समय राज्य की, देश की स्थिति क्या थी, आम आदमी की स्थिति क्या थी, वो हमें पता नहीं चलती। अभिलेखों में उनके विचार व्यक्त होते हैं जो इनको बनवाते थे। तो ये अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस हैं जो हमने देखे, जिससे हमें उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और मैं ये चाहूंगी आप लोगों से कि अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इसको आप लोग प्लीज शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।